हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी दूसरा नियम की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गुणात्मक विद्युत अपघटन से किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर कौन कौन से उत्पाद मिल सकते हैं, क्या कंडीशन पर क्या उत्पाद मिलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडे का द्वितीय नियम से। इससे पहले वीडियो में आप फैराडे का प्रथम नियम अच्छे से समझ चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में जाइए, फैराडे का पहला नियम पढ़िए, फिर दूसरा नियम समझ में आ जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लिखते हैं, फैराडे का दूसरा नियम। देखिए, याद इस रखिएगा कि फैराडे का कुछ और नियम भी हो सकता है, लेकिन हम किस नियम की बात कर रहे हैं? विद्युत अपघटन संबंधी नियम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस रिलेटेड। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी, ठीक है, द्वितीय नियम, दूसरा नियम। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है क्योंकि फैराडे जी बहुत फेमस हैं। ये फिजिक्स में भी आपको मिल सकते हैं, वहाँ पर भी नियम आपके मिलेंगे इसके। तो इनका नियम हम इलेक्ट्रोलिसिस रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। विद्युत अपघटन कराने पर कितना उत्पाद मिलेगा किसी इलेक्ट्रोड पर, उसके लिए दो नियम था। पहला नियम जो आप पढ़ चुके हैं, फैराडे का प्रथम नियम, उसमें क्या था कि किसी इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट जमा होगा, उसमें कितना आप धारा विद्युत आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, यानी W = ZIT। अब उसका दूसरा नियम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप कोई 2-3 बैटरी ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? 2-3 सेल ले लिया। कौन सा सेल है? विद्युत अपघटनीय सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नॉट गैल्वानिक सेल। इस बात को याद रखना है। तो ये एनोड और कैथोड को आपस में लिंक कर दिया जाए। ठीक है ना, एनोड और कैथोड को आपस में क्या कर दिया जाए? लिंक कर दिया जाए। ठीक है, सभी एनोड को एक साथ, सभी कैथोड को एक साथ। ठीक है, सभी एनोड को एक साथ। ठीक है, ये प्लस और कैथोड को एक साथ। ठीक है, इसको मिटा दें भाई, पहला नियम हो गया है, ये माइनस। ठीक है, तो इनमें विद्युत अपघट्य रखा गया है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघट्य सेलों में समान विद्युत आवेश प्रवाहित करें। विद्युत जो आवेश है वो क्या किया जाए? अब उसमें समान मात्रा, सभी में क्या भेजा जा रहा है? समान विद्युत आवेश भेजा जाएगा। तो किस इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ जमा होगा, यानी मात्रा या भार कितना जमा होगा, इसी के लिए दूसरा नियम दिया गया है। उसमें क्या था? पहले नियम में क्या था कि जब जितना मात्रा अधिक चाहते हैं तो विद्युत धारा अधिक दीजिए, यानी आई क्या दीजिए? ज़्यादा दीजिए। इन दोनों का क्या मतलब होता है? विद्युत आवेश। ठीक है ना, आई और टी, धारा और समय का गुणनफल विद्युत आवेश के बराबर। विद्युत आवेश ज़्यादा देंगे तो पदार्थ ज़्यादा मिलता, लेकिन यहाँ पदार्थ क्या है? हमें पदार्थ की मात्रा तो जानना है, लेकिन हमें विद्युत धारा समान देना है। तो अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर कितना आवश्यक, मतलब एकत्रित पदार्थ होगा, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ जमा होगा, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, जबकि विद्युत धारा या विद्युत आवेश समान है। देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। विद्युत धारा यानी आई और समय, इन दोनों टाइम टी, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल विद्युत आवेश के बराबर होता है। ये बात को आप पहले भी जान चुके हैं। यानी विद्युत आवेश क्या है? आवेश क्या है? धारा गुणे टाइम को क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। तो मैं विद्युत धारा बोलूँ तो आई, विद्युत आवेश बोलूँ तो आई इंटू टी की बात समझेंगे आप। ठीक है, चलिए, विद्युत आवेश की मात्रा समान होने पर किसी इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ जमा होगा, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए हमने ऐसा बनाया है तो उसमें हम विद्युत आवेश की मात्रा क्या कर दें? कांस्टेंट कर दें। ये क्या है? कांस्टेंट, चाहे जितना हो। ठीक है, मान लो हम
क्यू की जगह पर हम धारा आई की बात करें कि मान लीजिए 50 एम्पियर की धारा, टाइम 1:60 मिनट, 1 घंटे के लिए क्या कर दीजिए, प्रवाहित कीजिए। ठीक है, तो कितना इसमें मान लीजिए लिया गया है, सपोज दैट समझाने की बात बोल रहा हूँ, लिया गया है AgNO3 ले लिया गया है, इसमें ले लिया गया है कॉपर सल्फेट ले लिया गया है, इसमें क्या ले लिया गया है, पोटेशियम, मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड ले लिया गया है। सपोज 3 सेल हैं तो 3 इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, विद्युत अपघट्य होना चाहिए। तो इस इलेक्ट्रोड पर कितना, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, यानी उसमें पूछेगा कि सिल्वर की बात या नाइट्रेट में सिल्वर नाइट्रेट है तो इसमें आपको धनायन की बात कर रहा है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की बात, पोटेशियम में के की बात करेगा। ठीक है, हालांकि ये एक्वस रहेगा तो कुछ अलग होगा बात, मतलब पोटेशियम जमा होगा कि हाइड्रोजन जमा होगा वो डिपेंड करेगा, बात की बात होगी। चलिए हम 2 की बात कर लेते हैं, तीसरा अभी छोड़ देते हैं समझाने के पर्पज़ से। ठीक है, समझाने के लिए हम केवल 2 की बात कर लेते हैं। ये 2 सेल हैं, ठीक है, ये नेगेटिव कैथोड होगा और एक एनोड होगा। तो हम सिल्वर और कॉपर सल्फेट ले, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट ले लिए। ठीक है, समझाने के लिए तीसरा होगा तो तीसरा हो सकता था, लेकिन यहाँ KCl में क्या था कि इसमें पानी होने की स्थिति में पोटेशियम जमा होगा कि हाइड्रोजन जमा होगा, ये मुझे डाउटफुल है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। समझाने में कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, आपको समझने में कम्प्लेक्सिटी आती, मुझे समझाने में, क्योंकि यहाँ पर अभी जब हम पढ़ेंगे ना क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें सोडियम एक्वस रहेगा और मोल्टेन सोडियम क्लोराइड रहेगा, तो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं समझाऊंगा तो ये बात समझ में आएगी, इसलिए इसको हम यहाँ पर ओमिटेड आउट, क्लियर कर दिए, हटा दिए। अब देखिए, अब ये पूछा गया कि एक 50 एम्पीयर की धारा 60 मिनट तक प्रवाहित की गई दोनों सेल को जोड़कर, तो इस पर कैथोड पर क्या जमा होगा, सिल्वर जमा होगा, इस कैथोड पर क्या जमा होगा, कॉपर जमा होगा। तो कितना कॉपर कितना सिल्वर जमा होगा ये बताना होगा। तो किस नियम से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 सेल है और टाइम फिक्स है, समय फिक्स है और विद्युत धारा भी सेम है, प्रोपोर्शनल तो है नहीं कि बढ़ाते जाएंगे तो मात्रा बढ़ती जाएगी, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए फैराडे का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जब वो विद्युत अपघटनीय सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो मैं स्टेटमेंट लिख दूँ पहले, तो आपके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा समझना और उसको लिखना भी। तो इसका स्टेटमेंट द्वितीय नियम क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघटनीय सेल में समान विद्युत, यहाँ मैं धारा लिखने जा रहा हूँ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एकत्रित पदार्थ होगा, एकत्रित पदार्थ की मात्रा W, उसके किसके, वो विद्युत अपघट्य जो जमा होगा, जो आयन जो अवयव जमा होगा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। उस अवयव, उसके जगह पर उस अवयव स्पीशीज अवयव के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ठीक है, किस अवयव की बात, जो आप जिसका वेट निकालना चाह रहे हैं, जो आपको मिलेगा किसी इलेक्ट्रोड पर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट को गणितीय रूप में मैं लिखने जा रहा हूँ। तो गणितीय रूप में कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि W यानी भार समानुपाती होगा उसके तुल्यांकी भार के। तो W क्या है, भार, ठीक है, ये क्या है, भार है, ये क्या है, तुल्यांकी भार है, ये क्या है, भार या द्रव्यमान, ये क्या है, तुल्यांकी भार, ये जनरल हो गया।
अब स्पेसिफिक मैं इस दोनों के लिए दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ना, इन दोनों के लिए बात करने जा रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे तो पहले यहाँ पर एक जनरलाइज हो गया, तो स्पेसिफिक दो सेल हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर नाम दे दीजिए, जब W1 प्रोपोर्शनल E1 और W2 प्रोपोर्शनल E2। यहाँ पे यदि आप कांस्टेंट रखना चाहेंगे कोई, चलिए ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट रखते हैं ना, इधर एक मिनट ठीक है, हाँ अब इधर देखिए, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। नो वाटर, पानी, चलिए अब देखिए W बराबर मान लीजिए कोई कांस्टेंट देते हैं K E1, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा कोई विद्युत अपघटन सेल होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? W2 प्रोपोर्शनल E2, प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट लेके आएंगे K E2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करें? तुलना कर दें तो क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 W1 बराबर K E1 और समीकरण 2 W2 बराबर K E2। तो इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें तो K और K क्या हो जाएगा? कैंसिल, K क्या कैंसिल क्योंकि बराबर है। तो क्या मिल गया? W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। क्या मिल गया? W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। E1 और E2 क्या हैं? तुल्यांकी भार हैं। ये विद्युत अपघटनी सेल 1 के लिए, ये विद्युत अपघटनी सेल 2 के में कितना पदार्थ जमा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका एग्जाम्पल है, 1 की जगह हम सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं और 2 की जगह कॉपर सल्फेट ले रहे हैं। तो अब इसके लिए देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को आपको नोट करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है, ये है कैथोड, ठीक है ना, ये माइनस वाला कैथोड है। ये क्या लिया गया? इसमें कॉपर सल्फेट लिया गया है। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है? कॉपर सल्फेट है। विद्युत अपघट्य जो काम कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। तो इसमें धारा कितना है दोनों में? I कितना है? 50 एम्पियर मान लीजिए, और टाइम कितना है? 60 मिनट कर लीजिए या 1 घंटा, ठीक है। तो सिल्वर कितना जमा होगा? WAG कितना होगा और WCU कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? दोनों के लिए धारा, तो विद्युत धारा क्या है? समान है, समान समय के लिए है। तो उसके लिए आप निकालेंगे WAG अपान WCU बराबर EAG अपान ECU, यानी सिल्वर का तुल्यांकी भार WAG यानी सिल्वर का द्रव्यमान या भार किसके समानुपाती होगा? उस सिल्वर के तुल्यांकी भार के, और CU का भार कॉपर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। इन दोनों को निकालना है तो इसका तुल्यांकी भार पता हो, इसका तुल्यांकी भार पता हो तो निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया बात? ये फार्मूला आप यूज करेंगे, इसका मान दिया होगा, इसका मान दिया होगा, मतलब याद रखना होगा, इसको निकल जाएगा, ठीक है ना। आपको तुल्यांकी भार आना चाहिए, और तुल्यांकी भार निकालने के लिए मोलर या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, E बराबर कैसे निकालते हैं? परमाणु भार बटे N फैक्टर, ठीक है। तो सिल्वर के लिए क्या होगा? उसका 107 होता है या 106 होता है, और इसका चार्ज कितना होता है इस पर? 1, तो N फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 107, ठीक है, बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, बटे 1 करेंगे। और यहाँ पर कितना है? 63.5 इसका होता है कॉपर का, और इसके चार्ज कितना होता है? 2+, तो यहाँ 2 कर देंगे। तो ये 63 का आधा करके इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, मान रख देंगे। तो यदि कॉपर का पता होगा तो सिल्वर का निकल जाएगा, ठीक है।
कॉपर का पता होगा, सिल्वर निकल जाएगा। 3 वैल्यू देगा, चौथा निकालना होगा। याद रखिए 3 वैल्यू दिया रहेगा, चौथा निकालना हो, चाहे जिसमें से 3 वैल्यू कोई भी दे सकता है। ठीक है, बात समझ में आया। ये तो हो गया फैराडे का दूसरा नियम। आया बात समझ में कि नहीं। सिल्वर के लिए परमाणु भार 107 होता है, एन फैक्टर 1 होता है। कॉपर के लिए परमाणु द्रव्यमान जो होता है 63.5 होता है, और उस पर चार्ज कितना होता है 2+। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2+। 1 का भाग करने पर 107 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फैराडे सेकेंड लॉ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन संबंधी दूसरा नियम था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मात्रात्मक विद्युत अपघटन के बाद गुणात्मक विद्युत अपघटन, यानी किस पर क्या जमा होगा। अभी तो कितना जमा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वो आप पढ़ लिए फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ से। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। विद्युत पास करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर क्या जमा होगा और कितना जमा होगा, यही क्या घटना है, विद्युत अपघटन है। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे ने 2 नियम दिया। प्रथम नियम, जो विद्युत धारा बढ़ाते जाएंगे पदार्थ की मात्रा बढ़ता जाएगा, यानी विद्युत आवेश और पदार्थ एकत्रित पदार्थ की मात्रा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि W जितना ज़्यादा चाहेंगे उतना आप विद्युत धारा दीजिए, विद्युत ज़्यादा समय तक दीजिए। ठीक है, ये हो गया भाई। दूसरा क्या था कि किसी इलेक्ट्रोड पर जो श्रेणी क्रम में मान लीजिए विद्युत अपघटन सेल कई सेल हैं, जैसे 2 सेल हैं, तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ जमा होगा वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। दूसरा नियम हो गया। तो भारात्मक मतलब मात्रात्मक एनालिसिस हो गया। ठीक है, अब हम क्वालिटेटिव कि कौन चीज़ किस इलेक्ट्रोड पर जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा, क्या करने पर क्या जाएगा। क्या करने का मतलब सीधा बात भाई, विद्युत अपघटन करने पर पानी का विद्युत अपघटन करिए थोड़ा सा अम्ल डालकर, तो कौन चीज़ क्या कहाँ जमाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पर। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एनोड पर। क्लास 10th में पढ़ रखे हैं कि तनु H2SO4 मिलाकर पानी का विद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पर मिलेगा ऑक्सीजन, कैथोड पर मिलेगा हाइड्रोजन। अब इसी तरह से नमक के जली विलयन का करेंगे, गलित NaCl करेंगे, सोडियम सिल्वर कॉपर सल्फेट का करेंगे, लेड ब्रोमाइड का करेंगे, तो किस इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा, इसको बोल देंगे क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, यानी गुणात्मक विद्युत अपघटन। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको। अच्छा, आपको कुछ डाउट होता होगा तो क्या आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं। लिख सकते हैं, यदि समय मुझे मिलता है तो मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। एकदम आपके डाउट को निराकरण करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं भाई, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। अभी क्या था, क्वांटिटेटिव, कितना अमाउंट किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। अभी गुणात्मक, कौन सा, गुणात्मक विद्युत अपघटन। ठीक है, कि एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या चीज़ मिलेगा, एनोड पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा। उसी तरह से कैथोड पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, इन दोनों का जानना ही क्या है, गुणात्मक विद्युत अपघटन है। अभी जो फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम पढ़े हैं वो मात्रात्मक था, कि कितनी मात्रा जमा होगा, कितनी मात्रा एकत्रित होगा एनोड पर, कितनी मात्रा कैथोड पर, या कौन सा स्पीसीज कितना जमा होगा। अब कौन स्पीसीज किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा कि कैथोड पर जाएगा, ये जानना है। तो जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। कहाँ गया मेरा डस्टर। एक मिनट भाई, डस्टर कहाँ गया। ओके, हाँ मिल गया, मैं खोज लिया। मेरा आँख थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा नहीं पूरा ठीक है। चलिए, अब हम मात्रात्मक के बाद गुणात्मक विद्युत अपघटन देखने जा रहे हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसका। पहले लेड ब्रोमाइड से, गलित और विलयन, दो चीज़ आप पहले जान लीजिए। गलित अवस्था और विलयन अवस्था दोनों में अंतर समझिए। विलयन अवस्था, देखिए गलित अवस्था का मतलब जैसे कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ को द्रव रूप में लाना, कैसे लाना, गर्म करके, बिना पानी में घोले पदार्थ को गर्म करके, गर्म का सिंबल डेल्टा होता है, चाहे गर्म लिखिए या डेल्टा लिखिए, उसको द्रव रूप में लाना क्या कहलाता है, गलित अवस्था। ये द्रव रूप में जो बना है उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, गलित अवस्था। जैसे आप घी है तो आप उसको क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, द्रव रूप में आ जाता है, घी ही रहेगा। वो द्रव रूप में आ गया, केवल वो रहेगा घी ही। किससे, ठोस से, किस में आ गया, द्रव में। कैसे आ गया, गर्म करने पर। तो ये क्या है, गलित अवस्था। गलित मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट, ठीक। और ये क्या है, एक्वस स्टेट, एक्वस कंडीशन, AQUOUS, एक्वस, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, जैसे पदार्थ है NaCl, तो पानी में घोलेंगे, किसमें, पानी में, H2O, तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो ये दोनों में फ़र्क समझ में आया। इसको गर्म नहीं किया गया बल्कि पानी में घोला गया, और इसको गर्म गलित किया जाएगा तो यहाँ पर केवल NaCl रहेगा, और इसको इतना हीट दिया जाएगा, इतना हीट दिया जाएगा, कितना हीट दिया जाएगा भाई कि ये पिघल जाए, इतना हीट दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Na प्लस लिक्विड, ठीक है ना, और Cl माइनस लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पानी नहीं है, आयन फॉर्म में रहेंगे लेकिन लिक्विड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हालांकि गर्म करने पे तो गैस बन जाएगा, निकल जाएगा, मोल्टेन स्टेट है। ये तो मान लीजिए एक लिक्विड स्टेट में रहेगा, लेकिन ये क्लोराइड आयन इतना गर्म करेंगे, लगभग मुझे अंदाज़ा है कि लगभग 700 या 500 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास पिघलेगा, लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं। तो इतने पे ये सील रहेगा क्या, नहीं, गैस के रूप में उड़ जाएगा। तो बता रहा हूँ कि गलाने पर और घोलने पर, तो जब घोला जाएगा तो एक्वस लिखा जाता है, और जब गर्म करके पिघलाया जाता है तो उसको गलित या मोल्टेन बोला जाता है। क्लियर है ना। अब हम आगे बात करेंगे गलित की ले रहे हैं कि एक्वस ले रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट पहले समझाना है, फिर आगे तो आप समझदार हैं, इशारा डॉट डॉट डॉट। चलिए, तो गलित और मोल्टेन एक्वस कंडीशन समझ में आ गया है, तो अब हम अपने बातों को पूरी तरह से समझा पाएंगे। नहीं समझा पाएंगे तो फिर से दोबारा देखिएगा, समझ जाइएगा, आप समझदार हैं। तो हम किसके पहले बात करेंगे, लेड ब्रोमाइड PbBr2, ये किस अवस्था में रहेगा भाई, गलित अवस्था में रहेगा। गलित अवस्था में रहेगा, क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराने पर, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा क्या, लेड मिलेगा, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में। कहाँ पर, देखिए पहले आप बात जान लीजिए, ये है एनोड और ये है कैथोड। कैसे पता चलेगा भाई, बैटरी का धनात्मक सिरा जिससे जुड़ेगा एनोड होता है, ठीक है। बैटरी का ऋणात्मक सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ेगा वो कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है। ये क्या हो गया, एनोड हो गया। और विद्युत अपघट्य क्या लिया गया है, लेड ब्रोमाइड लिया गया है, PbBr2। क्या लिया गया है, PbBr2। तो ये वियोजित होगा तो क्या बनेगा, Pb2 प्लस बनेगा और Br माइनस बनेगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए 2B, ठीक है। तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस की ओर, लेड किधर जाएगा, कैथोड की ओर, ठीक। और माइनस वाला किधर जाएगा, एनोड की ओर। तो इस पर क्या मिलेगा, लेड कहाँ मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, लेड मिलेगा, ठीक है। और ब्रोमीन कहाँ मिलेगा, ब्रोमीन कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, गैस रूप में। क्या कहाँ मिलेगा, एनोड पर मिलेगा, ठीक है। एनोड पर ब्रोमीन गैस और कैथोड पर लेड लिक्विड पहले रूप में जाएगा, फिर जमकर सॉलिड बन जाएगा। क्लियर है। प्लस माइनस की ओर, माइनस प्लस की ओर, सीधा नियम। जब पानी नहीं है तब
केवल एक धनायन एक ऋणायन है, तब कोई डाउट नहीं, प्लस माइनस की ओर, माइनस प्लस की ओर सीधा। कोई डाउट है? नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो विद्युत गलित PbBr2 का करने पर एनोड कैथोड पर क्या मिलेगा? लेड धातु मिलेगा, ठीक है। लिक्विड स्टेट में जाकर सॉलिड हो जाएगा। और एनोड पर क्या मिलेगा? Br2 ब्रोमीन गैस मिलेगा। हालांकि ब्रोमीन गैस रूप में न मिलकर नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। तो यहाँ पर लिक्विड लिखना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या मिलेगा? लिक्विड स्टेट। हालांकि मोल्टेन कब होगा? हाई टेम्परेचर पर। उस समय तो ये गैसियस रूप में रहेगा, ठंडा होने पर लिक्विड में आएगा और ये ठंडा होने पर सॉलिड बन जाएगा। मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, लिक्विड, क्योंकि गलाने पर इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे पिघलेगा। घुलना नहीं है, पिघलाना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया कि रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो द्रव, हाई टेम्परेचर पर रहेगा तो गैस, ठीक है। यहाँ पर पहले रूप में आएगा लिक्विड, फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एस। दोनों ही सही है। कंडीशन क्या है? रूम टेम्परेचर पर होने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। आते हैं दूसरा, सेकेंड पॉइंट। अब NaCl की बात कर लेते हैं। किसकी बात? NaCl की, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेते हैं? सोडियम क्लोराइड। कैसा है भाई? ये गलित है, मोल्टेन अवस्था में है। किस अवस्था में है? गलित NaCl। तो ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। दोनों विद्युत अपघटन कराएंगे तो कैथोड पर क्या मिलेगा? सोडियम मेटल मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? लिक्विड पहले मिलेगा, क्योंकि इसका गलनांक सोडियम क्लोराइड का बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक है। तो उस समय गर्म अवस्था में करेंगे ना, तब पिघला रहेगा। ठोस अवस्था में तो जानते ही, देखे हैं ना, नमक, खाने वाला नमक, खाने वाला जो नमक होता है वो अशुद्ध होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ? कई चीज़ों का मिक्सचर होता है। यहाँ पर प्योर NaCl, कुछ इसके अलावा नहीं रहेगा। और जो खाने वाला नमक होता है थोड़ी बहुत उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, और कभी कभी कुछ इम्प्योरिटी रहती है, तो वो मिक्सचर है, ना कि प्योर क्रिस्टल है। आयोडीन में रहता है ना, बहुत सारा है। अब हमें मिक्सचर चाहिए भी, शुद्ध NaCl नहीं चाहिए, आयोडीन युक्त नमक चाहिए। चलिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा भाई? एनोड पर क्या मिलेगा? एनोड पर मिलेगा आपको क्लोरीन गैस, यहाँ पर सोडियम लिक्विड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ले लेते हैं? NaCl। टूटेगा तो क्या बनाएगा? Na+ बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। क्लोराइड आयन जाएगा प्लस की ओर, सोडियम प्लस जाएगा माइनस की ओर, तो इस पर मिलेगा सोडियम, इस पर मिलेगा क्लोरीन गैस के रूप में, ठीक है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं। जब गलित अवस्था कराएंगे तो विलयन, यानी विद्युत अपघट्ट विलयन में क्या रहेगा? विद्युत अपघट्ट जो रहेगा यहाँ पर केवल एक धनायन एक ऋणायन। जब एक एक के सवाल है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा अब जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलकर विद्युत अपघटन कराएंगे। जी हाँ, ये आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा। अरे सर, हम तो सोचे थे ऐसा होता है। आप सही सोचते हो, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाओगे ना तो केमिस्ट्री पलट के रख देता है। क्या पलटेगा? देखिए, यहाँ पर अब कराने जा रहे हैं, NaCl लेने जा रहे हैं, किसमें? पानी में घोलकर। तो इसको क्या बोलते हैं? जलीय अवस्था, जलीय विलयन है। किस विलयन में है भाई? विलयन तो है, लेकिन कैसा है? जलीय विलयन। तो नमक को आप पानी में जब घोलेंगे ना, तो पानी भी है भाई, तो नमक टूटेगा Na+Cl-, ठीक है ना। अब एक्वस कहलाएगा ये। और पानी भी टूट जाता है भाई। कब? जब विद्युत अपघटन करेंगे ना तो पानी भी टूट जाता है। कैसे? H+, यानी हम इसको सीधा लिख रहे हैं H+ और OH-। तो ये भी टूट गया भाई, पानी भी टूट गया, किसमें? H+ OH। NaCl टूट गया, Na+Cl- में। अब दो धनायन है, दो ऋणायन है। समस्या उत्पन्न करेगा, आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। अब बताइए, ऊपर वाले में मोल्टेन गलित अवस्था में NaCl था, तो एक धनायन एक ऋणायन था। अभी क्या है? दो धनायन H+ और Na+, दो ऋणायन Cl- और OH-, ठीक है ना। ये आपके लिए
उत्पन्न कर दिया है कन्फ्यूजन, बहुत लोगों के साथ क्रिएट कर देता है कन्फ्यूजन। उस स्थिति में आपको मानक अपचयन विभव विद्युत रासायनिक श्रेणी जो पढ़े हैं ना, उसका सहारा लेना पड़ेगा। इसका सहारा, और जो आप पढ़ चुके हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी सीरीज, उसमें कैथोड पर वो पहले जाएगा जिसका मान अधिक होगा, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा, वो कैथोड पर पहले जाएगा। रेस होगी तो रेस में कौन जीतेगा? जिसका पावर अधिक होगा। तो यहाँ पर पावर इन द सेंस किसका है? मानक अपचयन विभव। देखिए कैथोड पर पहले एकत्रित कौन होगा? एकत्रित कौन होगा? होता है या होगा? तो आंसर क्या है? जिसका मानक अपचयन विभव, ये E0 क्या है? मानक अपचयन विभव क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होता है, अधिक होगा, वो पहले जाएगा। ठीक है, कैथोड पर पहले एकत्रित कौन होगा? मतलब दो धनायन है तो कौन होगा? जैसे मान लीजिए यहीं पर सोडियम है और H+ है, तो दोनों के दोनों ही कहाँ जाएंगे? सोडियम भी जाएगा, H+ भी जाएगा। किधर जाएगा? कैथोड की ओर। लेकिन पहले कौन जाएगा? जिसका मान अधिक होगा। कौन मान अधिक? कैसे जानेंगे? मानक अपचयन विभव तो पता होना चाहिए सर, याद होगा तब ना बता पाएंगे। जी हाँ, यदि दे दिया मान तो ठीक है, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, क्या बता दूँ? थोड़ा सा बता देता हूँ। आप तो पहले से समझदार हैं, लेकिन समझदार को डॉट 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 नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्या। तो सोडियम आयन का जो वैल्यू होता है E0 कितना होता है? -2.7 लगभग, जो मुझे याद आ रहा है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है आप जानते हैं ना, H+ का कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 वोल्ट। इसका इतना, इसका इतना, तो ये माइनस में है, तो किसका मान अधिक है? हाइड्रोजन का 0 होता है। आपने पढ़ा है ना स्टैंडर्ड SHE इलेक्ट्रोड S स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो कितना होता है उसका? 0 होता है ना। और सोडियम में कितना होता है? माइनस में होता है। तो कुछ है ना, तो इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो कौन पहले जाएगा भाई? हाइड्रोजन पहले जाएगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस बना लेगा। क्या मिलेगा कैथोड पर? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, कैथोड पर तो क्लियर हो गया। जिसका ज़्यादा मान वो पहले पहुँचेगा। कहाँ? कैथोड पर। ठीक, अब आते हैं एनोड पर। को क्या मिलेगा? एनोड पर रेस होगी क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों रीड नेगेटिव है, दोनों इधर आएंगे। पहले कौन पहुँचेगा रेस में? तो OH आयन क्लोराइड आयन से रेस में जीत जाता है। पहले क्या पहुँचेगा? OH आयन। एक मिनट, थोड़ा सा कहने कन्फ्यूजन हो जाता है। OH आयन और क्लोराइड आयन में पहले कौन पहुँचेगा? क्लोराइड आयन पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? एनोड पर। कौन पहुँचेगा? क्लोराइड आयन। क्यों पहुँचेगा उसका भी जस्टिफाई मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मिलेगा क्लोरीन गैस। क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसका क्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रोड विभव है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है भाई? अच्छा हाँ, कैथोड पर कौन पहुँचेगा ये तो पता हो गया। एनोड के लिए बता दूँ मैं। एनोड के लिए क्या चीज़ है? एनोड पर कौन पहुँचेगा? कौन पहले पहुँचेगा? एनोड पर वह स्पीशीज या अवयव पहुँचेगा, वह अवयव पहले जाएगा या एकत्रित होगा जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अब इसका क्लोराइड आयन का और OH आयन का, तो क्लोराइड आयन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है कितना है? 1.3
1.36 वोल्ट है। कितना है भाई, जो मुझे याद आ रहा है 1.36 वोल्ट है प्लस में। और OH आयन का जो है वो होता है जब पानी ऑक्सीकृत होता है तो उसका, अब आपको पता होगा ना, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है चाहे कोई सेल हो। तो क्लोराइड आयन जब जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीकृत ही नहीं होगा, OH आयन जाएगा तो भी ऑक्सीकृत होगा। तो ऑक्सीकृत होने का जो इलेक्ट्रोड विभव है, यहाँ पर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव वाला मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया जाता है। चाहे वो ऑक्सीकृत अपचयित वाले में से अपचयित वाले को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया जाता है। तो इसका कितना है 1.36। इसका कितना है, इसका टोटल मिलाकर ओवर पोटेंशियल मिलाकर, एक्चुअली पानी का कितना होता है 1.23, लेकिन ओवर पोटेंशियल कितना होता है 0.1, ओवर पोटेंशियल कितना होता है 0.15। तो टोटल मिला कितना हो गया 1.38। तो जिसका मान कम होगा, कम किसका है, क्लोराइड आयन का मान क्या है, कम है, इसका है 1.36, और जबकि OH का कितना है टोटल मिलाकर 1.38 वोल्ट है। यदि केवल पानी होता, ओवर पोटेंशियल नहीं लगता तो 1.23 कम होता, लेकिन उसमें उसको ऑक्सीकृत होने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल की आवश्यकता होती है पानी को, इसलिए पानी ऑक्सीकृत न होकर क्लोराइड अपचयित हो जाता है और गैस क्या मिलता है, क्लोरीन गैस। क्या मिलता है, क्लोरीन गैस। और हाइड्रोजन क्या मिलता है कैथोड पर, एनोड पर क्या मिलता है, क्लोरीन गैस। ठीक है ना, समझ में आया बात। NaCl गलित अवस्था में Na कैथोड पर, Cl क्लोरीन गैस एनोड पर, लेकिन जलीय NaCl करेंगे तो सोडियम की जगह क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन तो मिलेगा ही उस पर। ठीक है, क्लियर हो गया, पॉइंट्स क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में और अच्छा आ जाएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। आपको किसको मैं समझा रहा हूँ, ऐसे तैसे लोगों के लिए समझदारी, ऐसे तैसे लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो। कैसे लोगों के लिए है तो आप बताइए ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे लोगों के लिए है। चलिए, ये हो गया भाई NaCl गलित अवस्था और जलीय अवस्था। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो अब इसके आगे की कहानी फिर दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल जो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, हम उसमें इलेक्ट्रोड बदलेंगे। क्या बदलेंगे, इलेक्ट्रोड बदलेंगे। एक बार प्लेटिनम लेंगे और एक बार कॉपर लेंगे। ठीक है ना, अभी हम लेने जा रहे हैं जब, क्या जब, सुनिए तो पूरा। चलिए, हम कॉपर सल्फेट का क्या करने जा रहे हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन कराएंगे जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। क्यों भाई प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो प्लेटिनम जो होता है ना निष्क्रिय है। क्या है, निष्क्रिय है, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, आदर्श धातु होते हैं, निष्क्रिय धातु, किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं किसी भी पार्टी, किसी फंक्शन, किसी प्रोग्राम में निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, एकदम इनएक्टिव फॉर्म में जाएंगे, सेपरेटली बैठेंगे, खाएंगे, चले आएंगे। उसी तरह से ये भी प्लेटिनम है, इसके ऊपर कोई भी अभिक्रिया करा लीजिए, इसके में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, तो हम लिए हैं कॉपर सल्फेट, और वो कॉपर सल्फेट किस में घुला है, पानी में, और यूज किया गया है इलेक्ट्रोड प्लेटिनम। क्या यूज किया गया है, प्लेटिनम। तो क्या मिलेगा भाई कैथोड पर, क्या मिलेगा एनोड पर, तो कैथोड पर मिलेगा आपको कॉपर धातु मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉपर सॉलिड। कॉपर सल्फेट घोले हैं ना, ये टूटेगा ना, टूटेगा कैसे, ये ऐसे Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, और पानी भी साथ साथ है, तो पानी भी टूटा है H प्लस और
इसका है OH माइनस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी दो समस्या, तो यहाँ पर कॉपर और हाइड्रोजन इधर जाएंगे, लेकिन जिसका मान ज़्यादा रहेगा, तो कॉपर का कितना होता है भाई, इस कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है इसका 0.34 वोल्ट, और इसका कितना होता है 0। तो बताइए किसका ज़्यादा है, कॉपर का ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉपर मिल गया, कॉपर सॉलिड हो गया, जाकर जमा हो गया, पहले रेस हुआ हाइड्रोजन से, सोडियम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जीत गया, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन प्लस में H प्लस में कॉपर जीत जाएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है थोड़ा सा, इसलिए जल्दी जाएगा। चलिए अब एनोड की बात करते हैं। सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में कौन जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड वाले का कम वोल्ट है, अब कितना है ये नहीं पता है, इसका तो पता है ना 1.38 है, तो इससे ज़्यादा ही इसका होगा, इसका जो ज़्यादा एक्स है ये ज़्यादा होगा इसकी तुलना में। पानी के से जो OH बना है उसको आकर्षित होने में कुल टोटल पोटेंशियल कितना लगेगा 1.38, अभी आपने देखा सोडियम क्लोराइड के केस में। तो इससे जो सल्फेट का ज़्यादा होगा, तो अभी एनोड पर क्या जमा होगा, पहले कौन जाएगा जिसका वैल्यू कम होगा, तो यहाँ पर आएगा OH आयन, और OH आयन बदल के क्या लिबरेट करेगा, ऑक्सीजन गैस, क्या मिलेगा ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर मिलेगा भाई ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो कैथोड पर मिलेगा कॉपर और एनोड पर मिलेगा ऑक्सीजन गैस। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, नहीं क्लियर है तो देखिए समझिए पढ़िए, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ भाई कि आप समझिए, ठीक है, अन्यथा ना लीजिए मेरे मजाक को, मैं केमिस्ट्री की पॉइंट भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत आता है केमिस्ट्री, इसलिए थोड़ा बहुत, मुझे ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं आता, मैं तो सीख रहा हूँ, आपको सिखाते हुए मैं सीख रहा हूँ। अच्छा सही बोल रहे हैं कि पहले आप मैं सीख लूँ तब सिखाऊँ, आप सही बोल रहे हैं क्या, पहले मैं सीख लूँ फिर आपको सिखाऊँ, नहीं आपको सिखाते हुए मैं सीखूँगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला हम लेते हैं, जब कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोड अभी किसका था, प्लेटिनम का था, तब के केस के लिए था, है ना। अब दोनों इलेक्ट्रोड में हम दोनों प्लेटिनम का यूज करने की बजाय कॉपर का यूज करेंगे। एनोड भी कॉपर का रहेगा, एनोड किसका बना है, कॉपर का, कैथोड भी किसका बना है, कॉपर का। क्या बात है सर, क्यों यूज कर रहे हैं दोनों, जब कॉपर सल्फेट जिसमें लिए हैं पानी में तो कॉपर का यूज कर रहे हैं। ऐसा करने से शुरुआत में वो बताया था ना, कहाँ पर, फर्स्ट लॉ में, कि कॉपर सल्फेट को शुद्धिकरण के लिए कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं एनोड के रूप में, जो अशुद्ध होता है, और शुद्ध वाले को कैथोड बनाते हैं। तो शुद्ध लाएंगे कैसे, किस विधि से, जब हम इसको शोधन करने का विधि यही लगाएंगे तो पहले से कॉपर कहाँ शुद्ध रहेगा, तो कोई और विधि भी अपनाएंगे ना कि कॉपर शुद्ध लाएंगे, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोलिसिस ही अपनाएंगे, कुछ और विधि होता है। जब आपके चैप्टर में होता था धातु निष्कर्षण तब आप उसको पढ़ाता था, अब नहीं है तो उसकी बात नहीं है कि दूसरे विधि से लाया गया है। चलिए अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, कॉपर से बना हुआ है, एनोड भी कॉपर से है, कैथोड भी कॉपर से, बस अंतर क्या है, ये है अशुद्ध है, ये इम्प्योर है, क्या है, इम्प्योर है, ये क्या है, प्योर है, यानी शुद्ध है एकदम। अब कॉपर सल्फेट का किया गया है इलेक्ट्रोलिसिस तो मिलेगा वही चीज़, यही चीज़, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात का कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर कैथोड पर कॉपर मिलेगा, एकदम सही है, एकदम सही है, लेकिन एनोड पर कहाँ, एनोड पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, अब 3 घटनाएं हो सकती है। इसके ऑक्सीकरण होने से पहले इसका ऑक्सीकरण होता था तो ऑक्सीजन मिलता था, क्या मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन सल्फेट आयन से पहले पहुँचता था तो ऑक्सीजन मिलता था, लेकिन अब कॉपर, ये जो कॉपर है ना, OH पहुँचने से पहले ही कॉपर इसमें से निकल आता है Cu2+ आयन के रूप में, मतलब अब पानी का OH इस पर नहीं आता है, बल्कि
एनोड ही घुल जाता है कॉपर आयन के रूप में, यानी एनोड पर कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, बल्कि कॉपर एनोड घुलित अवस्था में विलयन में आ जाएगा। कॉपर धातु कॉपर आयन के रूप में विलयन में आ जाएगा। जितनी मात्रा में कॉपर ये क्या होगा, यहाँ पर जाएगा, उतनी मात्रा में यहाँ बाहर आएगा। तो एनोड पर कुछ नहीं मिल रहा है, खाली हाथ। कब? जब हम यहाँ पर कॉपर धातु इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं एनोड और कैथोड के रूप में, तब। इंटरेस्टिंग था ना? तो समराइज कर दें। समराइज में ये है, गलित लेड ब्रोमाइड का करेंगे, लेड ब्रोमाइड का करेंगे, ठीक है। तो एनोड पर क्या मिला? लेड मिला। कैथोड पर क्या मिला? ब्रोमीन मिला। और यदि आप NaCl का गलित करेंगे तो Na सोडियम और क्लोरीन गैस। लेकिन जली का करेंगे, जली वाले में ये गलित वाला है, ठीक है। NaCl का गलित वाले में करेंगे तो यहाँ मिलेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन। कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन, और जो OH बचा रहेगा वो विद्युत अपघट्य रहेगा NaOH के साथ। Na प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? NaOH। विद्युत अपघट्य विलयन में रहेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और अभी कॉपर सल्फेट का बता ही दिया हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे फीडबैक मिलेगा, तो मैं कुछ सुधार करने का सोचूंगा, करूंगा, और आप में बदलाव और मेरे में बदलाव देखने को मिलेगा। तो आइए हम एक दूसरे को सीखते हुए सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर नया टॉपिक नए जोश के साथ। आइए, जय हिंद, जय भारत।